हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसी जोन। मैं हूं सोनू कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे छठी क्लास के एनसीईआरटी जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट का है, उसके प्रथम चैप्टर को। दोस्तों, आप यूपीएससी, बीपीएससी या बिहार दरोगा के एग्जामिनेशन देने जा रहे हों तो यह वीडियो ज़रूर देख करके जाएंगे, क्योंकि अब आपके परीक्षा में डायरेक्ट एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो यह वीडियो का पूरा देख करके जाइएगा। इसमें हम लोग मुख्य मुख्य जो इसके बिंदु हैं उस पर बात करेंगे और उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो नर्मदा नदी का पता लगाएं। तो चलिए पहले नर्मदा नदी को एक बार नक्शे पे देखते हैं। तो ये देखिए, ये रहा नर्मदा नदी। यहाँ पे देखिए, ये रहा नर्मदा नदी, ये रहा नर्मदा नदी। तो आप इसको नक्शे पे देखेंगे नर्मदा नदी को। चलिए अब बात करते हैं वहाँ पे क्या बोल रहा है। देखिए, नर्मदा नदी जो है कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। नर्मदा नदी के तट पे ही सबसे पहले लोग जो हैं रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। तो यदि आपसे पूछे कि सर्वप्रथम जो है मनुष्य कहाँ पे रहते थे, तो आप बताएंगे नर्मदा नदी घाटी के जो अगल बगल के क्षेत्र है वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो चलिए हम पहले देखते हैं उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों को। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे होंगे, तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो रहा ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ रही, ये देखेंगे ये। तो यहाँ पे पता लगाएं। चलिए यहाँ इसको हम देख लेते हैं। और क्या बोल रहा है कि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। यानी अब आपसे पूछे कि सर्वप्रथम जो है कहाँ पे गेहूं और चावल उपजाए गए थे, तो आप बताएंगे सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया। यानी यहीं के लोग जो थे सर्वप्रथम पशु को भी पालतू बनाना शुरू किए थे। यहाँ के लोग जो थे वो ग्रामीण थे, यानी गांव में रहते थे। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। देखिए यहाँ पे आप मैप में जैसे कि देखेंगे, तो यहाँ पे रहा गारो, ये देखिए यहाँ पे रहा गारो पहाड़ियाँ, ये रहा गारो पहाड़ियाँ, और यहाँ पे देखेंगे आप विंध्य पहाड़ियाँ। तो गारो पहाड़ियाँ और विंध्य पहाड़ियाँ। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का भी विकास हुआ था। मतलब ऐसे यहाँ भी जो है कृषि का विकास हुआ था जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया, तो वह उपजाया गया गारो तथा विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्रों में। वे स्थान जो है विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये भी याद रखेंगे, वे स्थान कहाँ थे, वो विंध्य के उत्तर में, यानी विंध्य ये पहाड़ियाँ रही तो इसके उत्तर में वो जगह थे जहाँ पे चावल सर्वप्रथम उपजाया गया था। और अब हम आगे बात करें तो अब फिर बोल रहा है कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों की पता करने का प्रयास करो। तो चलिए अब हम देखते हैं एक बार सिंधु नदी के। तो सिंधु नदी यहाँ आप मैप में देखेंगे, तो ये रहा सिंधु नदी, ये रहा सिंधु नदी, ये सिंधु नदी रहा। या सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ कौन होगी, जो एक बड़ी नदी में मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ मैप में देखेंगे तो ये सब जो है सिंधु की सहायक नदी है। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये सब जो हैं सहायक नदियाँ हैं, जबकि मुख्य नदी कौन है, सिंधु नदी है। तो इसमें आकर के सारे क्या करते हैं, मिल जाते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम, सहायक नदी। तो यही बात कर रहा है कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। तो सर्वप्रथम यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम नगर जो है वो कहाँ फले फूले थे, तो आप बताएंगे कि सिंधु की सहायक नदियों के किनारे जो है सर्वप्रथम नगर फले फूले थे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास जो है 2500 वर्ष पूर्व हुआ। देख लीजिए यहाँ पे 4700 वर्ष पूर्व हुआ, यहाँ आकर के 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो याद रखेंगे सर्वप्रथम जो है सिंधु के सहायक नदियों के आसपास में ही नगर का विकास हुआ था। अब हम बात कर रहे हैं गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। ये रही गंगा नदी, ये जो है ये नदी गंगा नदी रही, और इसके सहायक नदी ये हैं यमुना है, चंबल हैं, सोन है, ये सब क्या है, सोन नदी। तो यहाँ बोल रहा था गंगा और सोन को पता लगाने के लिए, तो ये रही सोन नदी और ये गंगा। गंगा के दक्षिण में
इन नदियों के आसपास का क्षेत्र जो है प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। मतलब गंगा नदी के जो दक्षिण के क्षेत्र थे वह मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक जो थे बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के नाम आखिर जो अपना देश है भारत, उसके नाम कैसे इंडिया, भारत, ये सब कैसे पड़ा, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी यहाँ से लेते हैं। तो अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द जो है वह इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु नदी कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। फिर बोल रहा है लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो जो है इंडिया कौन कहा था, तो इंडिया कहा था ईरानियों और यूनानियों ने। फिर देखिए, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति यानी ऋग्वेद में भी मिलता है, जो कि लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसका प्रयोग जो है वह किसके लिए होने लगा, तो वह फिर बाद में देश के लिए होने लगा। बीते हुए अतीत के बारे में कैसे बता सकते हैं, तो देखिए अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। तो पांडुलिपि जो होती है वो हाथ से लिखी जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द जो है यह लैटिन मेनू शब्द से लिया गया है। अब मेनू शब्द का अर्थ क्या होता है, हाथ है। मेनू का अर्थ क्या है, हाथ है, हाथ से निकला हुआ है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। देखिए थोड़ा पांडुलिपि के बारे में जानिए। तो पांडुलिपि जो है ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। यह देखिए, यहाँ पे आप पहले फोटो देख लीजिए। यह देखिए, ये रहा ये जो है एक पांडुलिपि है जो कि ताड़ के पत्रों पे लिखा गया है। तो आप इसे देखिएगा। अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि यह पांडुलिपि जो है लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। यह जो पांडुलिपि थी वो कितने वर्ष पहले लिखी गई थी, 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ पे देख सकते हो, जो कि यह रहा। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अतीत को जानने के लिए आप ताम्रपत्र का भी प्रयोग कर सकते थे, आप अभिलेख का भी प्रयोग कर सकते थे। तो यही बोल रहा है, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इसी तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण जो है करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा जो है वह इसके माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से रखा करते थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख जो है वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह जो अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख जो है अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण जो है करवाया गया था। यानी अशोक सम्राट के आदेश पर जो है इसको उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में जो है डिटेल से पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम कोई चीज़ भी राइटिंग कर रहे हैं, यानी लिख रहे हैं, तो हम एक लिपि का प्रयोग कर रहे हैं। जबकि हम कुछ बोल रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा आर्मेयिक नामक 2 विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। यह जो अभिलेख है यह यूनानी तथा आर्मेयिक 2 भाषाओं में लिखा गया है। तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब आप बढ़ेंगे
देखिए जो मुख्य पॉइंट है हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब हम पूरे चैप्टर को एक एक शब्द पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और उतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो तो उसमें यही पर से उठा करके आपके प्रश्न में रखेंगे। चलिए तो यहाँ से देखते हैं फिर तिथियों का मतलब क्या होता है। आखिर तिथि जो होता है, तिथि का मतलब क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना जो है ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष पहले का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां जो है ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट बीसी के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। आगे बस आपका यही चैप्टर था, तो यह चैप्टर आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था। अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं उसको हम बनाएंगे। प्रथम चैप्टर कब, क्या, कहाँ और कैसे से संबंधित सारे जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है उसको मैं यहाँ पे संग्रह करने का प्रयास किया हूँ। तो आप चलिए इसको बनाते चलेंगे, देखते हैं आप इसमें कितने प्रश्न सही कर सकते हैं, और जितने भी आप प्रश्न सही करेंगे उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। दूसरा, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? कूट में दिया गया केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य हैं, एक और दो दोनों सत्य हैं, ना तो एक सत्य है और ना ही दो सत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सत्य है। जैसे कि आपने ऊपर देखा हुआ कि गेहूं और जौ जो है मनुष्यों को द्वारा सर्वप्रथम गेहूं और जौ फसलों को ही उपजाने की शुरुआत की गई थी, तो यह कथन सत्य है। जबकि दूसरा, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियां हैं, याद रखिएगा यह गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। दूसरा प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। दूसरा में दिया गया है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो कूट में दिया गया केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य हैं, एक और दो दोनों सत्य हैं, ना ही एक सत्य है और ना ही दो सत्य है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सत्य है। देखिए, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों किनारे हुआ था, यह कथन बिल्कुल सत्य है। गंगा व इसकी सहायक नदियों किनारे नगरों का विकास 5000 ईसा पूर्व हुआ था, यह गलत है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए, अवंती के नाम से, बी, बजी के नाम से, सी, काशी के नाम से और डी, मगध के नाम से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मगध के नाम से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा था। दूसरा कथन है, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट में दिया गया केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, एक और दो दोनों सत्य है, ना तो एक सत्य है ना ही दो सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक और दो जो है दोनों क्या है? सत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं? ए में दिया गया है, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। बी में दिया गया है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। तीसरा में दिया गया है, सी में दिया गया है, पांडुलिपियां ताड़ के पत्रों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी।
और डी में है पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होने वाले होती हैं जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह कथन पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी जाती है, गलत है, जबकि उपर्युक्त में से 3 ए बी सी तीनों सत्य हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। दूसरा, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इसी तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उसका पालन कर सके। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कूट में दिया गया केवल एक सत्य है, बी में दिया गया है केवल 2 सत्य हैं, सी में दिया गया है 1 और 2 दोनों सत्य हैं और डी में दिया गया है ना तो 1 सत्य है ना ही 2 सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सत्य हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सकें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? ए में है अरमाइक और ब्राह्मणी लिपि में, बी में है यूनानी और ब्राह्मणी लिपि में, सी में है देवनागरी और तमिल लिपि में और डी में है यूनानी और अरमाइक लिपि में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनानी और अरमाइक लिपि में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कथन ए में दिया गया है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में मानी जाती है। कारण में दिया गया है वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में दिया गया है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं स्पष्टीकरण है, और बी में दिया गया है ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, और सी में दिया गया है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी में दिया गया है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए और आर दोनों क्या हैं? सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग ने कंप्लीट कर लिया पहला चैप्टर को, और दूसरा चैप्टर अगले वीडियो में आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और कितने आपके एमसीक्यू इसमें सही हुए हैं यह भी बताएंगे। और यदि वीडियो पसंद आया हो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।